नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव, आपका अपना लीगल एडवाइजर। दोस्तों, पर्सनल लोन्स की ईएमआईज कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट हो रही हैं। क्रेडिट कार्ड्स के जो भी बिल जनरेट हो रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूअसली डिफॉल्ट हो रही हैं। अब ऐसे में हुआ क्या? बकाया राशि की रिकवरी और वसूली के लिए लोन कंपनी, कार्ड्स कंपनी ने दोस्तों लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है। अब ऐसे में होता क्या है, जब एक लोन के डिफॉल्टर को, लोन के बोरोवर को आर्बिट्रेशन की कोई भी नोटिस रिसीव होती है तो वो लोन का डिफॉल्टर, लोन का बोरोवर काफी डर जाता है, सहम जाता है, परेशान हो जाता है कि मेरे खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। क्या अब आगे चलकर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाएगा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, रिकरिंग, जो भी आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, अब उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको इस बात का भी डर लगा रहता है कि मेरे खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है, कहीं आगे चलकर मेरी सैलरी को पूरी तरीके से अटैच ना कर लिया जाए। आपको सैलरी अटैचमेंट का भी आपको काफी डर है दोस्तों। यदि आपकी कोई गाड़ी है, कोई आपका मोटर कार है, व्हीकल है, आपको आपके गाड़ी के जब्ती का भी काफी आपको डर है दोस्तों। आपको इस बात का भी डर है कि कहीं कल को आगे चलकर मेरे खिलाफ में कोई ऑर्डर या फिर कोई अवार्ड ना पास हो जाए, और अवार्ड पास होने के बाद मेरे घर की संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो दोस्तों, चाहे वो सिक्योर्ड लोन का मामला हो या फिर अनसिक्योर्ड लोन का मामला हो, वो तो डिपेंड करता है कि आपके लोन अग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि नहीं है दोस्तों। आपको आपके घर की संपत्ति के अटैचमेंट का भी आपको काफी डर सता रहा है दोस्तों, कि ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यदि आगे चली और अवार्ड या फिर ऑर्डर पास हो गया तो मेरे घर की संपत्ति का अटैचमेंट ना हो जाए। मेरे घर में रखे गए सारे सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी मेरी अब बाइक है, ठीक है, या फिर जो भी घर में जो चल संपत्तियां हैं, उनका अटैचमेंट ना कर लिया जाए। तो इन सारी चीजों का आपको काफी डर सता रहा है दोस्तों। आपके मन में काफी चिंता और टेंशन बैठी हुई है कि मेरे खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया और प्रोसीडिंग्स चालू हो गई है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर जो डर है ना कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, सैलरी अटैच कर ली जाएगी, मेरे घर की जो चल संपत्तियां हैं, जो मूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका अटैचमेंट कर लिया जाएगा यदि मेरे खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड या फिर इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया। तो दोस्तों, ये जो डर आपके मन में बैठा हुआ है ना, इस डर को मैं आज समाप्त कर दूंगा। क्योंकि जब ज्ञान का अभाव होता है, लीगल नॉलेज का अभाव होता है, तो वहीं पर डर पैदा होता है दोस्तों। तो आप नॉलेज रखिए, डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए जरा समझ लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है। यदि ऐसे में कोई अवार्ड या फिर कोई इंटरिम ऑर्डर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में पास हो जाता है, तो कैसे आप आपकी लीगल सेफ्टी और कानूनी सुरक्षा के लिए आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, आपकी सैलरी अटैच ना हो, आपके घर की संपत्तियां को अटैच ना कर लिया जाए, इस चीज को रोकने के लिए दोस्तों हम किस तरीके से काम करें दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये पता चले कि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है, आपको सेक्शन 21 की इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, आपको अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर की नोटिस आए, आपको कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, या फिर आपको दोस्तों हियरिंग्स की नोटिस आए, किसी भी प्रकार की XYZ आर्बिट्रेशन की कोई भी नोटिस आए, सबसे पहले तो लोन कंपनियां आपको सेक्शन 62 कॉन्सिलिएशन की आपको नोटिस भेजते हैं कि भैया आपसे समझौते से इस मामले को हम सेटल्ड कर लेते हैं। जब उस स्टेज पर, कॉन्सिलिएशन के स्टेज पर जब मामला सेटल्ड नहीं होता है, तो फिर वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को वो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आए दोस्तों, तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको ईच एंड एवरी आर्बिट्रेशन की नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई फाइल करना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हर एक नोटिस का जो विषय, जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही, उसके मुताबिक ही आपको आपका ऑब्जेक्शन, आपको आपका जवाब आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखिए, सेक्शन 21 इन्वोकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की नोटिस, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग विषय है दोस्तों। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, ये एक अलग विषय है। कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स, ये एक अलग विषय है दोस्तों। आपके खिलाफ में हियरिंग चल रही, तारीख पड़ रही दोस्तों, आपको जूम मीटिंग की आईडी, गूगल मीटिंग की आपको आईडी शेयर किया जा रहा है, आपको समय बताया जा रहा है कि हाँ, इतने बजे आपको ये लिंक को क्लिक करके आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो उस समय क्या स्टेज चल रहा है, उसका भी आपको जवाब देना चाहिए दोस्तों।
वैसे तो डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है, जो प्रोसीडिंग्स होती है, वो मोस्टली अधिकतर वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से चलाई जाती है और वो लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में ही चलती है दोस्तों। तो ऐसे में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स गलत है, आपको प्रॉपरली नोटिस सर्व नहीं किया गया है, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में आपकी कंसेंट, आपकी सहमति नहीं ली गई है दोस्तों, तो ऐसे में आपको तुरंत इमीडिएटली एक स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना चाहिए, जो भी आपको नोटिस मिलती है आर्बिट्रेशन की। डियर फ्रेंड्स, कई बार आपके इस मामले में डिजिटल प्लेटफॉर्म ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस का चुनाव किया जाता है और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया चलाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समा हो गया, प्रीस ऑफ 360 हो गया, जुपिटाइज, जुपिटर, संधि.com, ठीक है, एड्रेस नाउ, ऐसा अलग अलग दोस्तों ओडीआर की प्लेटफॉर्म्स होती हैं जिनके माध्यम से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलाई जाती है। यदि इनके चुनाव, इनके सिलेक्शंस में कि किस डिजिटल प्लेटफॉर्म, किस ओडीआर के माध्यम से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी, यदि इसके सिलेक्शन, इसके चुनाव में यदि आपकी सहमति, आपका कंसेंट नहीं लिया गया है दोस्तों, तो ये भी एक अच्छा खासा ऑब्जेक्शन, एक अच्छा खासा लीगल ग्राउंड बन सकता है इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आपत्ति दर्ज करवाने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रेटर का सिलेक्शन, चुनाव आपके कंसेंट, आपकी सहमति से होनी चाहिए, क्योंकि द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून में क्लियर कट लिखा है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों पक्षों की सहमति से चलाई जाएगी। बैंक और एनबीएफसीज और लोन का डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर, दोनों की सहमति से ही चल पाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो आर्बिट्रेटर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसका किसी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में वो जो आर्बिट्रेटर है, वो जो तीसरा व्यक्ति है, उसका चुनाव दोनों पक्षों की सहमति से होना ही चाहिए दोस्तों। ये आर्बिट्रेटर दोस्तों एक रिटायर्ड जज हो सकते हैं, ये एक सीनियर एडवोकेट, एक अनुभवी एडवोकेट हो सकते हैं, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं दोस्तों। इनका अपना एक अच्छा खासा अनुभव, एक एक्सपीरियंस होता है इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं ना, ये प्रिसाइडिंग कोई जज नहीं होते हैं, ये रिटायर्ड जज होते हैं दोस्तों। इनको कानून के मामले में अच्छा खासा एक अनुभव होता है। ये जो आर्बिट्रेटर होते हैं, जो रिटायर्ड जो जजेस होते हैं, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को एज पर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के कानून के प्रावधानों और प्रोविजन के हिसाब से इस प्रक्रिया को चलाते हैं और इस प्रक्रिया में आगे चलकर ऑर्डर और अवार्ड पास करते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, यदि प्रक्रिया गलत है तो इसमें तुरंत इमीडिएटली आपको लिखित रूप में आपको आपका ऑब्जेक्शन आपको देना चाहिए। अब आप जो ऑब्जेक्शन देंगे, वो ऑब्जेक्शन, जो आपकी आपत्ति है, वो किसे देना है, कैसे देना है दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपको लिखित रूप में देना है। जो आपका ऑब्जेक्शन बनेगा, वो जो कानून है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 का जो कानून है, उसमें जो भी ग्राउंड मेंशन किए गए हैं, यदि आपको लग रहा है कि आर्बिट्रेटर के सिलेक्शन में आपका कंसेंट नहीं लिया गया है, तो आप उसका एक ग्राउंड ले लीजिए। आपको प्रॉपर्ली नोटिस नहीं सर्व की गई है, उसका ग्राउंड ले लीजिए। आपको हियरिंग्स का प्रॉपर्ली आपको मौका नहीं दिया जा रहा, उसका ग्राउंड ले लीजिए। जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार का आप ग्राउंड ले लीजिए। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्राउंड्स दोस्तों कानून के अंदर मेंशन है, आप उनका उपयोग करिए और बाकायदा मजबूती से आपके इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के अंदर स्ट्रॉन्ग लीगल ऑब्जेक्शन आप फाइल करवा दीजिए, लिखित रूप में आपकी आपत्ति को दर्ज करवा दीजिए। अब ये आपत्ति आप किसको दोगे? एक तो ओडीआर जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, जो ओडीआर प्लेटफॉर्म है, उनको एक कॉपी आपको देना है। आपके केस में जो अपॉइंटेड जो आर्बिट्रेटर हैं, उनको एक कॉपी आपको भेजना है और आपकी जो बैंक है, उनको एक कॉपी आपको भेजना है दोस्तों। तो इन तीनों को आपको लिखित रूप में आपका जो भी ऑब्जेक्शन, जो आपकी आपत्ति है, इनको दे देना है दोस्तों, मेल के माध्यम से और वाया स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनको आपको देना है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिए। कुछ लोग गलती करते हैं कि भाई सिर्फ बैंक को ही वो लाइक ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति देते हैं, तो ये गलत है। आपको देना है सभी लोगों को। आपके केस में बैंक है, ठीक है, आपकी जो लोन कंपनी है, उनको ओडीआर प्लेटफॉर्म और प्रिसाइडिंग जो भी आर्बिट्रेटर है, उनको आपको आपका लिखित ऑब्जेक्शन आपको देना है। और जितनी बार भी आपको नोटिस आ रही है, नोटिस का विषय पढ़े और नोटिस में दिए गए कंटेंट को पढ़े और उसी कंटेंट के अकॉर्डिंगली जो भी पैरा है, जो भी पैराग्राफ से जो भी पॉइंट्स मेंशन्ड है, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपका रिप्लाई, जवाब बनाकर आप दीजिए, ऑब्जेक्शन दीजिए दोस्तों। कुछ लोग हैं, एक रिप्लाई, एक ऑब्जेक्शन बना लेंगे, वही सेम कॉपी पेस्ट, कोई भी नोटिस आने दीजिए, सबको वही सेम 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 लिख के वो ऑब्जेक्शन देते रहते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि हर एक नोटिस का जो विषय, जो सब्जेक्ट होता है, उसमें जो लिखे गए जो कंटेंट जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो उसी के हिसाब से ही जवाब, रिप्लाई और ऑब्जेक्शन बनाया जाता है दोस्तों। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर जी, हियरिंग्स की जो नोटिस आई है, मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दिया गया है, मीटिंग को ऑनलाइन तरीके से ज्वाइन करिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
देखिए दोस्तों, यदि प्रोसीडिंग गलत है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यदि गलत है, यदि आप उसको फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से यदि आप उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, आपकी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे में आप लिखित रूप में ही आप ऑब्जेक्शन देते रहिए और इस पूरी प्रोसीडिंग को आप नकारते रहिए दोस्तों, डिनाय करते रहिए यदि प्रोसीडिंग गलत है। यदि आपके साथ में कोई आर्बिट्रेशन जैसा कोई क्लॉज या फिर कोई अग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है दोस्तों, तो कहीं न कहीं आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया अपने आप में इनवैलिड और गलत और इल्लीगल मानी जाएगी। यदि आपने एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया है आर्बिट्रेशन के क्लॉज का कि भाई कल को कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद हुआ तो इस मामले को हम आर्बिट्रेशन के माध्यम से सुलझाएंगे, यदि आपने एग्रीमेंट ही नहीं साइन किया है तो इसका मतलब कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है। तो इस चीज को आप फ्रॉम द बिगिनिंग ही ऑब्जेक्ट करिए दोस्तों। अच्छा, अगर यदि आपने मीटिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर भी लिया तो आप प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर से आप बात करेंगे, जो लोन के जो बैंक है, बैंक के जो एडवोकेट्स, आप उनसे बात करेंगे। तो जैसे ही आपने एंटर किया, आपने लॉगिन किया, आपने मीटिंग को ज्वाइन किया दोस्तों, तो आर्बिट्रेटर से बात करना मतलब ये हुआ कि आप प्रोसीडिंग को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्रोसीडिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को। और कई बार तो ऐसा होता है कि मीटिंग ज्वाइन करने के बाद कुछ समय तक 2-4 मिनट मीटिंग चलती है, बाद में अपने आप नेटवर्क का इशू डिस्कनेक्ट हो जाता है, पूरा डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है, तो चीजें और बातें अच्छे तरीके से आप नहीं रख पाते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अधिकतर आप क्या करिए, जो भी आपको नोटिसेस आ रही हैं उसका लिखित रूप में आप रिप्लाई जवाब, आपकी आपत्ति को आप दर्ज करवाइए। दूसरी चीज दोस्तों, यदि आप रिप्लाई जवाब फाइल नहीं करते हैं हर एक नोटिस का, तो ऐसे में होता क्या है, लोन कंपनी को ये समझ में आता है कि भाई आपको प्रोसीडिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो, आपको कानून के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अपनी प्रोसीडिंग में एक्सपर्टाइज चलाते हैं, एक पक्षीय कार्रवाई यूनिलेटरल तरीके से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट करके कार्रवाई चलती रहती है। और बाद में होता क्या है, इंटरिम ऑर्डर पास करते, एक अंतरिम राहत जो लोन कंपनियां हैं वो आर्बिट्रेटर के समक्ष एक एप्लीकेशन देती है कि हमें कुछ तो एक रिलीफ दी जाए हमको। तो ऐसे में क्या होता है, आपके खिलाफ में सेक्शन 17 में इंटरिम ऑर्डर पास होता है, बैंक अकाउंट फ्रेज करने का, सैलरी अटैचमेंट का, आपकी मोटर कार, आपकी गाड़ी के अटैचमेंट का इंटरिम ऑर्डर पास होता है दोस्तों। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना, यदि इंटरिम ऑर्डर पास हुआ तो इस इंटरिम ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए लोन कंपनियों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट में जाना होता है दोस्तों, उस इंटरिम ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए दोस्तों। लेकिन कई बार होता है क्या, मोस्टली अधिकतर यही देखा जाता है कि लोन कंपनियां एग्जीक्यूशन के लिए जाती ही नहीं, डायरेक्टली सीधे उसी इंटरिम ऑर्डर की कॉपी को आपके बैंक के मैनेजर, आपके जो जहां पे आप जॉब करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयर, आपके जो एचआर, आपके जो बॉस हैं, उनको इंटरिम ऑर्डर की कॉपी दिखाकर उनको ये कहते हैं कि भैया ऑर्डर पास हुआ है, आप अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, आप सैलरी अटैचमेंट कर लीजिए। ऑर्डर की कॉपी दिखाकर आपकी गाड़ी को उठा लिया जाता है दोस्तों। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत कार्रवाई है दोस्तों। अब जो बैंक है, आपके जो एचआर, जो एम्प्लॉयर, आपके जो बॉस हैं, उनको कानून के बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं होता है, उनको क्या लगता है कि भैया कोर्ट का ऑर्डर है। तो एक ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया, ये वो क्वाजी जुडिशियल एक प्रोसीडिंग्स है, तो उनको क्या लगता है कि भैया कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो भाई अकाउंट फ्रीज करना ही है, सैलरी अटैचमेंट तो करनी है, तो उसी के बेस पे वो कर देते हैं। और जो आर्बिट्रेशन का जो कानून, जो लॉ है, उसमें लिखा है कि भैया इंटरिम ऑर्डर जो पास होता है वो सिविल कोर्ट और सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होता है, के समान होता है, ये नहीं। सी देखिए क्या होता है ना, इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, आर्बिट्रेशन के कानून में ये लिखा है कि इंटरिम ऑर्डर ये सिविल न्यायालय की डिग्री के समान होता है, तो वो एनफोर्सिएबल है। लेकिन उस एनफोर्समेंट के लिए दोस्तों एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ता है और एग्जीक्यूशन पिटीशन की ऑर्डर कॉपी लानी पड़ती है दोस्तों, उसके बाद ही अकाउंट आपका फ्रिज या फिर सैलरी अटैच हो सकता है। डायरेक्टली सीधे इस सेक्शन 17 के ऑर्डर के बेसिस पर अकाउंट फ्रिज होना, सैलरी अटैच होना, ये गलत है दोस्तों। तो एग्जीक्यूशन पिटीशन सिविल न्यायालय में फाइल करके वहां से ऑर्डर लेके आना पड़ता है दोस्तों। और जो सीपीसी का जो कानून है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का जो कानून है, उसमें दोस्तों एग्जीक्यूशंस के बारे में भी बताया गया है कि यदि कोई ऑर्डर है, कोई अवार्ड है, तो उसका एग्जीक्यूशन, उसका निष्पादन किया जाना चाहिए। उस ऑर्डर के बेसिस पर ही दोस्तों, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर के बेसिस पर ही दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रिज और जो सैलरी है उसका अटैचमेंट होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, कई बार सैलरी पूरी अटैच कर ली जाती है, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीसी जो है, जो प्रोसीजरल जो लॉ है दोस्तों, कोड ऑफ जो प्रोसीजर जो लॉ है दोस्तों 1908, उसमें सैलरी के अटैचमेंट के संबंध में प्रोविजन, प्रावधान दिया गया दोस्तों कि पूरा सैलरी अटैच नहीं किया जा सकता है, सिर्फ 1/3 अमाउंट, ओनली 1/3 अमाउंट ऑफ द टोटल सैलरी कैन बी अटैच्ड। ये ध्यान देना, पूरा सैलरी अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर पूरी सैलरी अटैच कर लेंगे तो व्यक्ति का घर का राशन पानी, उसका जीवन यापन कैसे चलेगा दोस्तों, ये आप जरा सोचिए। इसीलिए पूरी सैलरी अटैच नहीं कर सकते, सिर्फ 1/3 सैलरी ही अटैच कर सकते हैं दोस्तों, एज पर द सीपीसी 1908 दोस्तों, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के कानून के तहत दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, कई बार ये भी देखा जाता है कि लोन के डिफॉल्टर, लोन के बोरोवर को प्रॉपर्ली नोटिस सर्व नहीं की जाती, उसको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है और डायरेक्टली सीधे उसके खिलाफ में आर्बिट्रल अवार्ड पास कर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है आर्बिट्रल अवार्ड ये जो सिविल जो न्यायालय है उसकी डिग्री के समान माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रल अवार्ड पास होगा तो मतलब कुछ नहीं होगा। डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ हो सकता है। जब आर्बिट्रल अवार्ड जब पास होता है तो उसमें आपके प्रॉपर्टी की जब्ती, आपके आपकी जो चल संपत्तियां है उसके अटैचमेंट का ऑर्डर पास होता है। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे रखे हैं दोस्तों, उसको निकालने का, विड्रॉ करने का भी ऑर्डर पास होता है, गार्निशी ऑर्डर दोस्तों। जो आर्बिट्रेटर है वो बैंक को ऑर्डर कर सकता है कि भैया इतना अमाउंट जो इनके अकाउंट में रखा है वो पैसा निकाल कर जो बैंक है बैंक को दे दिया जाए, लोन कंपनी को दे दिया जाए। डियर फ्रेंड्स, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी जब्ती का ऑर्डर निकल सकता है, आपकी सैलरी का अटैचमेंट का ऑर्डर निकल सकता है, बहुत कुछ। तो ये ध्यान देना, यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में यदि अवार्ड पास हो गया है, आर्बिट्रल अवार्ड यदि पास हो गया है, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ने यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास कर दिया है, तो थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है दोस्तों। तो ऐसे में तुरंत इमीडिएटली आपको इस आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ में, के अगेंस्ट में आपको दोस्तों स्टे की पिटीशन लगानी चाहिए। आपको इस अवार्ड को सेट असाइड करवाने के लिए आपको तुरंत, आपको दोस्तों कमर्शियल कोर्ट, सिविल न्यायालय, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए। वहां पे जाके सेक्शन 34 द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के कानून के मुताबिक आपको एक स्टे की पिटीशन फाइल करनी चाहिए, सेट असाइड की पिटीशन आपको फाइल करनी चाहिए दोस्तों, एज पर दी सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना। और ये जो सेक्शन 34 में जो आप इस अवार्ड को चैलेंज करोगे, इसका भी एक लिमिटेशन पीरियड, एक समय सीमा होती है। समय सीमा क्या है? जिस डेट को आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ उस डेट से अगले 90 दिनों के अंदर ही आपको इस अवार्ड के खिलाफ में, के अगेंस्ट में आपको सिविल न्यायालय में जाना पड़ेगा और आपको इसको चैलेंज करना पड़ेगा 90 दिनों के अंदर। यदि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या है, कोई सफिशिएंट कॉज है, कोई मेडिकल इश्यूज है, तो आपको 90 दिन के बाद भी एक्स्ट्रा आपको 30 दिन मिल सकता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको सिविल न्यायालय में डिले कॉन्डोन की एक एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी, तो आपको 30 दिन एक्स्ट्रा भी मिल सकता है। तो मिला जुलाकर 90 दिन प्लस 30 दिन, टोटल 120 दिन आपको मिलेंगे दोस्तों इस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। तो आपका जो भी सिविल कोर्ट होगा, जो सिविल न्यायालय होगा दोस्तों, उस कोर्ट में आपको इस आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ में आपको दोस्तों सेट असाइड की पिटीशन, स्टे की पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, यदि समय सीमा समाप्त हो गई, 90 दिन हो गए, 120 दिन हो गए, उसके बाद जो लोन कंपनियां हैं वो क्या करेंगे, इस आर्बिट्रल अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए दोस्तों, इस आर्बिट्रल अवार्ड के एनफोर्समेंट के लिए दोस्तों एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगी सेक्शन 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के कानून के तहत। तो सेक्शन 36 में क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन का पिटीशन फाइल करेंगे बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिफोर द कमर्शियल कोर्ट और दोस्तों सिविल न्यायालय के समक्ष, सेक्शन 36 में। और ये ध्यान देना, इस आर्बिट्रल अवार्ड कि एग्जीक्यूशन का पिटीशन वो कभी भी फाइल कर सकते हैं। ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है, इसके एग्जीक्यूशन का पिटीशन की जो समय अवधि होती है दोस्तों फाइल करने की, वो होती है 12 साल। आर्बिट्रल अवार्ड पास हो गया तो अगले 12 साल तक वो कभी भी इस आर्बिट्रल अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए पिटीशन फाइल करके ऑर्डर लेकर आ सकते हैं, आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर सकते हैं दोस्तों। समय अवधि होती है 12 साल, ये ध्यान देना। लेकिन आपके लिए समय बहुत कम है, सिर्फ 90 दिन और एक्स्ट्रा 30 दिन विथ सफिशिएंट पॉज दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, यदि आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में सेक्शन 17 में इंटरिम ऑर्डर पास हो गया है, तो उस इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में भी आपको तुरंत इमीडिएटली आपको कोर्ट की तरफ आपको मूव ऑन करना चाहिए। सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के तहत सेक्शन 37 में आपका जो कंसर्न, जो आपका हाई कोर्ट होगा, जो सीट ऑफ आर्बिट्रेटर है, वहां के हाई कोर्ट में तुरंत इमीडिएटली दोस्तों इस इंटरिम ऑर्डर, सेक्शन 17 के इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ में, के अगेंस्ट में आपको तुरंत दोस्तों आपको इसको चैलेंज करना चाहिए एज पर दी सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट बिफोर द हाई कोर्ट दोस्तों। इस बात को नोट करिए। तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल भी हल्के में ना ले दोस्तों, बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ये देखिए, मैंने आपको ये कानूनी पूरी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे साझा की है दोस्तों। तो इसीलिए आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, तो किसी भी, अगर कोई भी आपको नोटिस आ रही है, उस नोटिस का तुरंत इमीडिएटली रिप्लाई जवाब फाइल करिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक बात ध्यान देना कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के किसी भी स्टेज पर आप आपके लोन को, आपके कार्ड्स को आप सेटल्ड कर सकते हो। इवन तो आपको पता है आर्बिट्रल अवार्ड पास होने के बाद भी दोस्तों लोन कंपनियां आपको सेटलमेंट के लिए कॉल करती हैं, उनके रिकवरी एजेंट्स, कलेक्शन टीम वाले आपको सेटलमेंट के लिए कॉल करते हैं। तो सेटलमेंट किसी भी स्टेज पर हो सकता है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो आर्बिट्रल अवार्ड पास हो, इंटरिम ऑर्डर पास हो या फिर प्रोसीडिंग चल रही हो दोस्तों, किसी भी स्टेज पर सेटलमेंट हो सकता है। यदि आपको सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव आता है, मैं तो आपको यही कहूँगा कि यदि कोई अच्छा ऑफर आपको मिलता है तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करिए और सेटलमेंट के लिए आप चाहिए दोस्तों। आप आर्बिट्रल अवार्ड का वेट ना करें दोस्तों।
सो ये पूरी जो प्रक्रिया थी दोस्तों, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 की, वो मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दी है। तो यदि इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में कोई भी नोटिस आए तो नोटिस का प्लीज आप जवाब दीजिए दोस्तों। आपकी आपत्ति, आपके ऑब्जेक्शंस को आप दर्ज करवाइए दोस्तों, ये ध्यान देना। अगर आप इसमें चूकेंगे तो आगे चलकर आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में आर्बिट्रल अवार्ड और इंटरिम ऑर्डर पास हो सकता है दोस्तों। इस बात को नोट कीजिए। यदि आप कानून, लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप नियम कानून से नहीं चलेंगे, तो नुकसान आपका ही है, ये ध्यान देना। यदि आप बाकायदा जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे, लड़ेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों लोन कंपनियां आपके सामने झुकेंगी और आपके इस मामले में कम से कम परसेंटेज पर सेटलमेंट करेंगी। जब आप लोन कंपनियों को उनके लूप होल्स, उनके वीक पॉइंट्स को बताओगे, ठीक है, उनकी गलतियों को पकड़ोगे, तभी तो वो आपके सामने झुकेंगी और सेटलमेंट के लिए तैयार होंगी और रेडी होंगी दोस्तों। शांत बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। शांत बैठोगे, जवाब रिप्लाई फाइल नहीं करोगे, नोटिस को हल्के में लोगे, तो दोस्तों लोन कंपनियां अपनी कार्रवाई इसी तरीके से करती रहेंगी। इंटरिम ऑर्डर पास करा के आपका अकाउंट फ्रीज करवा देंगी, आपका सैलरी अटैच करवा देंगी, गार्निश ऑर्डर पास करवा लेंगी, अवार्ड पास करवा देंगी, अवार्ड पास करवा के आपका घर का जो संपत्ति है, जो चल संपत्तियां है, उसका अटैचमेंट भी करवा सकते हैं। तो यदि आप मजबूती से जवाब दीजिए। देखिए, अधिकतर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में गलतियां लोन कंपनियां करती हैं, आर्बिट्रेटर भी गलतियां करते हैं दोस्तों। तो आप उनके वीक पॉइंट्स को पकड़ो, रिप्लाई जब आप फाइल करो, ऑब्जेक्शन, आपत्ति दो दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स विड्रॉ होगी, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया खत्म होगी और आपका कम से कम पैसे में आपका सेटलमेंट भी होगा, जवाब दोगे तब। सो दोस्तों, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपको आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के संबंध में कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए, रिप्लाई, जवाब फाइल करवाना है, XYZ कोई भी प्रोसेस यदि आपको मेरे माध्यम से करवाना है, तो आप मुझे याद करिए, मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।